सन 2011 एक 14 साल का बच्चा और एक लाइन जिसने सीरिया के हिस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया। जो पिछले 54 ईयर्स में नहीं हो पाया वो पिछले कुछ दिनों में हो गया। वो एक लाइन थी, इट्स योर टर्न डॉक्टर, जो कि अरबी में लिखी हुई थी। जिसने ये लाइन लिखी थी वो 14 साल का बच्चा था जिसका नाम मुआविया था। सीरिया में 74% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिमों की है, लेकिन उन पर हुकूमत करते हैं 16% शिया मुस्लिम। 74% सुन्नी मुस्लिम होने के बावजूद भी जो वहाँ पर सरकार है वो सरकार बशर अल असद की है, जो कि एक शिया मुस्लिम है, और उसकी पार्टी में जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो सभी शिया मुस्लिमों की है। लेकिन ऐसा क्यों? 1970 में बशर अल असद के पिता हफीज अल असद, जो कि सीरिया की मिलिट्री में काफ़ी मजबूत होल्ड था, 13 नवंबर 1970 को उसने सीरिया का तख्ता पलट कर अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और अपोजिशन में जो पार्टी थी वो सुन्नी पार्टी थी। अब सुन्नी पार्टी पर उसने अपना दबाव बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पर अपनी फोर्स को तैनात कर दिया। वहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा इशू हो उसको इग्नोर ना करें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि वहाँ पर सुन्नी पार्टी अपना वर्चस्व ना बना सकें। और उसने अपनी पावर का ऐसा इस्तेमाल किया जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी थी उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। सीक्रेट एजेंसी और मिलिट्री को अपने हिसाब से यूज किया और वहाँ की मीडिया को भी अपना कर लिया। सन 2000 में इसकी डेथ होती है, तो इसके बाद इसका बेटा बशर अल असद सीरिया का प्रेसिडेंट बनता है और उसे सीरिया को रूल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जिस तरह से उसका पिता सीरिया को रूल करता था वह भी सेम उसी तरह से सीरिया को रूल करता है। अब वक्त आ जाता है 2006 का। 2006 से 10 के बीच में सीरिया में बहुत कम बारिश होती है, जिससे सीरिया के अंदर सूखा पड़ जाता है। सीरिया के लोग तानाशाही से तो परेशान थे ही और वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत डाउन हो गई थी, इसलिए वह लोग गरीबी से, भुखमरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सीरिया के आसपास के जो देश थे उनमें भी डिक्टेटरशिप थी, जैसे ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया आदि। और उन देशों में अरब स्पायरिंग चल रही थी, मतलब जो वहाँ के डिक्टेटरशिप थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था कि वो डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर कर वहाँ पर इलेक्शन कराए जाए। बेसिकली वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम की मांग कर रहे थे। ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, जैसे लीबिया में गद्दाफी को मारकर वहाँ पर इलेक्शन कराए गए। ट्यूनीशिया में 23 साल से राज करने वाले बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा। इजिप्ट में 30 साल से राज करने वाले हुस्नी मुबारक को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और यहाँ तक कि उसने तो रोड पर आर्मी टैंक भी लगा दिए थे। लोग इस तरह से इकट्ठे हुए थे। अब जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रहा था वह खबर सीरिया के अंदर भी पहुँच जाती है, रेडियो या टीवी के थ्रू। अब सीरिया में भी लोग तानाशाही से परेशान थे, तो इसलिए बशर अल असद को डर था कि यहाँ पर भी ये लोग प्रोटेस्ट ना करना शुरू कर दें, इसलिए वह अपनी मिलिट्री को पहले ही अलर्ट कर देता है। छोटी से छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना, जो आसपास के देशों में हो रहा है कहीं वो सीरिया के अंदर भी ना हो जाए। लेकिन बशर अल असद जो सोच रहा था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। फरवरी 2011 में सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह होती है, जहाँ पर एक स्कूल होती है जो कि अल उमारी मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर होती है। इस स्कूल में एक 14 साल का बच्चा होता है जिसका नाम मुआविया होता है। वह भी इन आसपास के देशों में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रेडियो में सुनता है और उसी दिन वो अपनी स्कूल की दीवार पर अरबी में जाकर लिखता है, इट्स योर टर्न डॉक्टर। अब जो वहाँ का बशर अल असद था उसको लोग वहाँ पर डॉक्टर बोलते थे, क्योंकि वो लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आए थे। मुआविया ये लाइन लिखने के बाद अपने पिता को बताता है और उसका पिता डर जाता है और मुआविया को छुपने के लिए बोलता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लाइन को बहुत से लोग पढ़ लेते हैं और ये बात वहाँ की सिक्योरिटी चीफ तक भी पहुँच जाती है। जो वहाँ का सिक्योरिटी चीफ था वो बशर अल असद का कज़न था जिसका नाम अतीफ नाजिब था, और वह बहुत गुस्सा होता है और उसे एक बात अच्छे से पता थी, अगर इस बात को इग्नोर किया गया तो जो आसपास के देशों में रिवोल्ट चल रहा है कहीं वो सीरिया के अंदर भी ना आ जाए। इसलिए वो उसको ढूंढने में लग जाता है जिसने वो लाइन लिखी थी, और शक की बुनियाद पर वो स्कूल से 15 बच्चों को उठा लेते हैं जिनमें मुआविया भी होता है। वे उन बच्चों को उठाने के बाद इतना टॉर्चर करते हैं कि उनको मुर्गा बनाकर उल्टा लटका दिया जाता है और उनके नाखूनों को भी खींच लिया जाता है।
जब ये बात उनके माता पिता को पता चलती है तो वह पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस उनसे साफ मना कर देती है और कहती है कि अपने बच्चों को भूल जाओ और नए बच्चे पैदा करो, और अगर तुमसे नए बच्चे पैदा नहीं होते तो अपनी औरतों को यहाँ छोड़ जाओ। इस लाइन को सुनने के बाद जो वहाँ पर लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक आंदोलन करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जो दारा के अंदर हो रहा होता है वो सीरिया के और शहरों में भी खबर पहुंच जाती है कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। जब सबको पता चलता है तो वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं और बच्चों को छोड़ने की मांग करते हैं। अब गवर्नमेंट को भी एहसास होता है कि हमने बच्चों को अरेस्ट करके गलत किया है, इसलिए वे उन बच्चों को छोड़ देते हैं। अब बच्चों को छोड़ने के बाद जब वहाँ के लोग उन बच्चों को देखते हैं कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और इतनी कम उम्र में इतने बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, उनके पैरों के नाखून भी उपाड़ ले गए हैं, तो वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और वह प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस लोगों पर गोली चलाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। अगले दिन जनाजा को लेकर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है और वहाँ की गवर्नमेंट फोर्स को आदेश देती है, चाहे कुछ भी करो, जैसे भी हो, पर इस भीड़ को रोकना है। और वहाँ की फोर्स लोगों पर गोली चलाती है हेलीकॉप्टरों से और मिलिट्री टैंक को भी रोड पर लगा देते हैं। 1000 से ज़्यादा की संख्या में लोगों की जान जाती है और इन सब को देखकर लोग और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और हर दिन फोर्स और आम लोगों के बीच भिड़ंत होती है। आम जन के पास कोई हथियार न होने के कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जान जाती है। अब चोट लगे लोगों को वे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही पुलिस तैनात होती है। वे उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए वहाँ के लोगों ने पास ही में एक अल उमारी मस्जिद में कुछ डॉक्टरों के साथ लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ की गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस मस्जिद के अंदर लोगों का इलाज कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट फोर्स को आदेश देती है और मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जिससे लोग और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोग फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। और सीरिया की आर्मी के कुछ सोल्जर्स सीरिया के लोगों का साथ देते हैं, जिसमें मेन रोल रियाल अल असद का होता है। ऐसे ही एक और आदमी जो पिछले 20 सालों से चार्टेड अकाउंटेंट का काम करता है, वह अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के अंडर आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग लेता है। तो इसने क्या किया, सीरिया की गवर्नमेंट से लड़ने के लिए सीरिया के आम लोगों में से कुछ लोगों को उठाया और छोटी छोटी यूनिट्स बनाई। उन यूनिट्स में 15-15 लोग थे, जिसे इन्होंने फ्री सीरिया आर्मी का नाम दिया। इनका काम था सीरिया की फोर्स से लड़कर बशर अल असद को सत्ता से हटाना, और जो सुन्नी देश थे वह भी इनका साथ देते हैं। और सीरिया के अंदर जो अलग अलग ग्रुप थे वह भी इनका साथ देते हैं, वह भी फ्री सीरिया आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही ISI भी सीरिया के अंदर आ जाता है, वह भी इनकी मदद करता है। और ISI ने अपना नाम बदलकर ISIS कर दिया। अब सीरिया की गवर्नमेंट को इनसे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था और साथ ही फ्री सीरिया आर्मी की अलग अलग देशों से मदद भी आ रही थी। बशर अल असद का साथ देने के लिए चाइना और रसिया आते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ये काबू नहीं होते। अब सीरिया की गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल पाने के लिए केमिकल वेपन का उपयोग करता है, जो कि एक बहुत बड़ा वार क्राइम है। अब बशर अल असद केमिकल वेपन का उपयोग तो कर लेता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है और ह्यूमन राइट्स और एमिनिटी इंटरनेशनल ने UNA को बोलकर इसकी जांच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात की। और यही टाइम था जब सबको लगा बशर अल असद अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन रसिया और चाइना ने वीटो कर इस रिपोर्ट को कैंसिल करा दिया। रसिया ने बशर अल असद को बचाने के लिए 7 बार वीटो का उपयोग किया, लेकिन जब ये केमिकल अटैक हुआ तो ओबामा ने इसका अपोज करते हुए सीरिया के बेसेस पर डायरेक्ट अटैक कराए और एक तरह से रसिया और USA आमने सामने आ गए, जिसमें रसिया बशर अल असद के साथ खड़ा था और USA फ्री सीरिया आर्मी के साथ। लेकिन USA का कहना था कि वह यहाँ पर ISI का खात्मा करने के लिए आए। तो USA ने सीरिया के अंदर अलग अलग बेसेस पर अटैक किए और ISI के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की। और रसिया को अपने फ़ायदे के लिए बशर अल असद सीरिया में चाहिए थे, इसलिए उसने भी अपनी फोर्स को भेजकर एयर स्ट्राइक कराई और सीरिया से ISI का खात्मा हो गया और बशर अल असद फिर से हुकूमत करने लगे। लेकिन ये हुकूमत कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। सन 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था
और रसिया अपनी फाइनेंशियली और मिलिट्री पावर को डाइवर्ट करने लगी और रसिया की जो सपोर्ट असद के लिए हुआ करती थी वह धीरे धीरे कम हो गई। और अब पिछले कुछ दिनों में जो एक ग्रुप पहले अलकायदा के लिए काम करता था, अब उसने अपना अलग ग्रुप बना लिया, HTS, जिसके लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। HTS ग्रुप ने आज सीरिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट बशर अल असद थे वह अपने परिवार को लेकर वहाँ से पलायन कर गए। आपको क्या लगता है जो ये HTS ग्रुप है इसने ये सब कैसे कर दिया? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।